नमस्कार साथियों। आज हम लोग ऐसे नेता के बारे में बात करेंगे, ऐसे युवा नेता के बारे में बात करेंगे जो कम ही उम्र में और कम ही सफ़र में आप देखिए देश भर में चर्चा में आ चुके हैं। हम हार्दिक पटेल की बात कर रहे हैं और आप देखें गुजरात की राजनीति में एक कद्दावर नेता के रूप में उभर के आपके सामने आए हैं। आप लोग अपनी स्क्रीन के सामने इन्हें देख भी रहे होंगे। और कद्दावर नेता क्यों कह रहा हूँ, अगर आप लोग कुछ पिक्चर्स देखें तो आपकी समझ में भी आ जाएगा। देखिए राहुल गांधी हैं और ये आप देखिए हार्दिक पटेल हैं, ये आप देखिए प्रियंका गांधी हैं, ये हार्दिक पटेल हैं। तो आप समझ गए होंगे कि ये कितने इनकी क्या ऊंचाइयाँ आ चुकी हैं। और हर पार्टी आप देखिए इन्हें अपने पार्टी में शामिल करने के लिए लगी रहती है। और इनका संबंध गुजरात से है। कहाँ से? गुजरात से है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है और इसे राज्य बनाया गया था 1 मई 1960 में। और यहाँ विधानसभा में आपको 182 सीटें देखने को मिलेंगी, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 26 सीटें हैं। और आपके जो राजनीति के चाणक्य कहते हैं ना जिन्हें आप लोग, अमित शाह को, ये भी आपके गुजरात से ही निकल के आते हैं। मोदी साहब भी आपके गुजरात से ही निकल के आते हैं। गुजरात की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है। राज्यों में देखो तो राजस्थान से इसकी सीमा लगती है, मध्य प्रदेश से लगती है और महाराष्ट्र से लगती है। ठीक है। देखिए गुजरात में अगर हम लोग हार्दिक पटेल की बात करें तो 20 जुलाई 1993 को चंदन नगरी गुजरात में इनका जन्म हुआ था और इनका पालन पोषण गुजरात में ही हुआ। कहाँ हुआ? गुजरात में ही हुआ है। और आप देखेंगे हार्दिक पटेल का जन्म एक पाटीदार परिवार में हुआ है और गुजरात की राजनीति में पाटीदार समुदाय काफ़ी महत्व रखता है। और इसीलिए आपने देखा होगा कि जो भी गुजरात में राजनीतिक पार्टी चुनाव लड़ने के लिए जाती है वो पाटीदार नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल करने के लिए हर संभव कोशिश करती है। उनके पिता का नाम भरत पटेल, जो भारतीय जनता पार्टी के बीजेपी के पूर्व कार्यकर्ता रहे हैं और एक बिजनेसमैन भी हैं। उनकी माता का नाम उषा पटेल, जो गृहिणी हैं, हाउस वाइफ हैं। हार्दिक पटेल की एक बहन है जिनका नाम मोनिका पटेल है। क्या है? मोनिका पटेल है। हार्दिक पटेल ने अपनी स्कूली पढ़ाई दिव्य ज्योति हाई स्कूल विरमगाम से पूरी की है। आगे सहजानंद आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज अहमदाबाद से इन्होंने बीकॉम की डिग्री हासिल की हुई है। तो आप कह सकते हैं कि पढ़े लिखे युवा हैं। और हमारे देश की राजनीति में अगर पढ़े लिखे युवा आते हैं तो आप देखिए देश भी को एक नई दिशा मिलेगी। अगर हम लोग इनके कैरियर की बात करें तो हार्दिक पटेल सन 2012 से गुजरात के स्थानीय समूह सरदार पटेल में शामिल हो जाते हैं, जिसके बाद उनके बेहतरीन कार्य को देखते हुए उन्हें सरदार पटेल पार्टी का अध्यक्ष बना दिया जाता है। लेकिन पार्टी के नेता लालाजी पटेल के साथ कुछ अनबन हो जाती है और इसी वजह से उन्हें पार्टी छोड़नी पड़ती है। और आगे साल 2015 में पाटीदार अनामत आंदोलन समिति का गठन होता है और उसी वर्ष उनकी बहन मोनिका पटेल राज्य सरकार की स्कॉलरशिप पाने में असफल हो जाती हैं। और दूसरी तरफ मोनिका पटेल की एक दोस्त को काफ़ी कम नंबर होने के बावजूद भी स्कॉलरशिप मिल जाती है। यानी कि यहाँ आरक्षण का मुद्दा फंस जाता है। और आप देखिए कि हमारे देश में हर समय आरक्षण का मुद्दा विवादों में घिरा रहता है। कई लोगों को आप देखते हैं कि जिनके कम नंबर होते हैं वो आप देखिए उन्हें सिलेक्शन हो जाता है और कई लोगों के अधिक नंबर होते हैं उनका सिलेक्शन नहीं होता है। तो इसी को लेकर आप देखते हैं कि देश भर में आंदोलन भी चलते रहते हैं, आवाज़ें उठती रहती हैं। लेकिन इसके भी दो पहलू हैं, आरक्षण के भी दो पहलू हैं। और आप देखिए कि कई लोग आप लोगों को सामान्य जनरल कैटेगरी में देखने को मिल जाएंगे जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत बुरी है, उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा है। कई लोग आप लोगों को निचली ST SC में देखने को मिल जाएंगे जो अरबपति हैं लेकिन फिर भी आरक्षण का लाभ उठा रहे हैं। समझ रहे हैं आप लोग? तो एक पैमाना होना चाहिए तय और सभी समाज को आप देखिए कि आरक्षण मिलना चाहिए। और वैसे आप देखते हैं कि जनरल कैटेगरी में भी तो 10% आरक्षण मिलने लगा है, ये भी अच्छी बात है। इन सब में भेदभाव को हार्दिक पटेल को देखा नहीं जाता है और वो इसी को मुद्दा बनाकर सरकार घेरने की कोशिश में लग जाते हैं। और जिसके बाद से वो पाटीदारों को भी पिछड़ा वर्ग OBC की तरह आरक्षण देने का मांग करने लग जाते हैं। और इस आरक्षण का मुद्दा देखते देखते पूरे गुजरात में तेजी से फैल जाता है। 2015 में पाटीदार अनामत आंदोलन समिति की शुरुआत होती है और वो आरक्षण को लेकर पूरे गुजरात में रैलियां करने लग जाते हैं। और देखते देखते पूरे गुजरात में पाटीदार लोगों का सैलाब खड़ा हो जाता है और जुलूस निकलना शुरू हो जाता है और खासकर अहमदाबाद जैसे फेमस सिटी को पूरी तरह से
जाम कर दिया जाता है। और इसको देखते हुए आप देखेंगे कि राज्य सरकार को एक्शन लेना पड़ता है और भारतीय सेना की मदद भी लेनी पड़ती है और पूरे शहर में कर्फ्यू भी लगाना पड़ता है। इस हादसे की वजह से हार्दिक पटेल को जेल भी जाना पड़ता है। और आप सभी जानते हैं कि जो जितना जेल जाता है, जितने केस जिस पर दर्ज होते हैं, वो उतना ही बड़ा नेता बनता है। ये हमारे देश की एक तरह से परंपरा आप समझिए। और अच्छे कामों में अगर आप जेल जा रहे हैं, समाज के लिए जेल जा रहे हैं, शिक्षा का आंदोलन कर रहे हैं, उस समय जेल जा रहे हैं, तो इसमें कोई बुराई नहीं है, ठीक है। पाटीदार आरक्षण आंदोलन समिति के नेता हार्दिक पटेल ने किसानों की कर्ज माफी, पाटीदार आरक्षण, राजद्रोह के मामले में जेल में बंद अपने एक साथी अल्पेश कथेरिया की रिहाई की मांग को लेकर आमरण अनशन किया था और 12 सितंबर 2018 को समाप्त किया था। और हार्दिक पटेल कांग्रेस में उसी समय शामिल हो गए थे 2019 में। और उसके बाद 16 महीने में ही उन्होंने पार्टी की प्राथमिक सदस्य लेकर कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया जाता है। तो आप समझ सकते हैं कुछ तो इस बंदे में रहा होगा। एक पटेल नवनिर्माण सेना के बारे में जान लीजिए और इसका विवाद देख लीजिए। 9 सितंबर 2015 को उन्होंने पटेल नवनिर्माण सेना का गठन किया। इस ऑर्गेनाइजेशन का एकमात्र उद्देश्य पाटीदार, कुर्मी, गुज्जर को ओबीसी में शामिल करना है और उन्हें सरकारी नौकरियों में लाभ दिलाना है। और आप देखेंगे कि 18 अक्टूबर 2015 को भारत के राष्ट्रीय झंडे के अपमान में भी उनकी निंदा की गई थी और इसके लिए राजकोट में उन पर केस भी दर्ज हुआ था। उन पर भारत और साउथ अफ्रीका में मध्य होने वाले वनडे इंटरनेशनल में बाधा डालने की कोशिश का भी आरोप लगा था। और आप देखेंगे सूरत में उन पर गंभीर राजद्रोह का आरोप भी लगा था, जिसमें उन्हें पुलिस वालों को मारने के लिए पाटीदारों को प्रेरित किया था। ये हार्दिक पटेल पर विवाद खड़े हुए थे। 15 जुलाई 2016 में उन्हें जमानत मिली और अगले 6 महीने के लिए राज्य से बाहर, अगले 9 महीने के लिए महसाना से बाहर रहने का आदेश दिया गया था, जिसे आप देखते हैं राज्य बदल कह देते हैं, जिला बदल कह देते हैं आप लोग। ये पाटीदार संघर्ष क्या है इसे देख लीजिए। 1971 की कास्ट सेंसस के अनुसार राज्य में केवल 15% पटेल थे, लेकिन 1960 से इस कम्युनिटी ने अपने राजनीतिक और आर्थिक शक्तियां काफी हद तक बढ़ाई। इस कारण इसका आरक्षण मांगना किसी को भी चकित कर देने वाला विषय था। और 1970 तक पाटीदार समुदाय का गुजरात में काफी प्रभाव था। एक कांग्रेस को सपोर्ट करते थे, लेकिन बाद में बदलते समय के साथ कांग्रेस ने पटेलों को धन किरार करते हुए क्षत्रिय, हरिजन, आदिवासी और मुस्लिम को मिलाकर खाम बनाई जिसने 1980 के दशक में गुजरात पर शासन किया। 1981 और 1985 में पटेल समुदाय ने एंटी रिजर्वेशन मूवमेंट चलाया और जिसका टारगेट दलित और ओबीसी थे। कांग्रेस से निकलकर उन्होंने बीजेपी का समर्थन शुरू किया और 1990 के दशक में वो सबसे महत्वपूर्ण वोट बैंक बन गए और जिससे बीजेपी ने 120 में से 40 तक सीटें उनको दे रखी थी। क्योंकि आप देखते हैं कि अगर आपका अच्छी खासी जनसंख्या है आपके समुदाय की, आपकी जाति की, तो वो एक तरह से आपके नेताओं को, आपकी जाति के नेताओं को सीटें दे दी जाती हैं। हार्दिक पटेल के आंदोलन के समय तक आनंदीबेन पटेल की ही मुख्यमंत्री भी थी और इतना कुछ होते हुए भी इस आंदोलन के पीछे कारण शिक्षा के क्षेत्र में समाज का पिछड़ जाना ही था। और गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल के पति आरएसएस नेता मफतलाल पटेल के अनुसार ये सच है कि लगभग सभी पाटीदारों की स्थिति अच्छी है। उनमें से बहुत से विदेशों में चले गए और उनमें से कई व्यवसायी हैं, लेकिन वास्तव में पाटीदार एक कृषि समुदाय है। और हालांकि अब ऐसा नहीं है, लेकिन अब भी उनमें से कई अपने खेतों में काम करते हैं और शिक्षा के प्रति समर्पण इस बात से ही समझाना जा सकता है कि पाटीदार लोन लेकर अपनी जमीन बेचकर भी अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। धर्मराज जिले में लगभग 3000 पाटीदार परिवार, जिनकी कुल जनसंख्या 11,333 है, ये सभी NIR हैं, जो कि ब्रिटेन, यूनाइटेड स्टेट, न्यूजीलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं। और इस गांव में 13 बैंक हैं, जिनमें NIR पटेलों के 1000 करोड़ रुपए हैं। लेकिन इतना पैसा और जमीन होते हुए भी इन समाज के संघर्ष का मुख्य कारण शिक्षा में उनके अन्य वर्गों के समान अधिकार नहीं मिल रहा है। यानी कि सभी को समान अधिकार ना मिलने के कारण इन्होंने इतना असंतोष रहता है। 2015 में स्थायी नौकरियों के लिए राज्य सरकार की भर्ती अभियान को एक उत्प्रेरक के रूप में देखा गया और जिससे पाटीदार अन्नावत आंदोलन समिति को भारी समर्थन मिला था। और हालांकि राज्य सरकार ने जिला स्तर पर मेगा नौकरी मेले आयोजित किए और यह दिखाने के लिए डेटा भी जारी किया कि उसने अब तक
अपने रोजगार ब्यूरो के माध्यम से 13 लाख लोगों को रोजगार दिया। लेकिन इन्होंने ओबीसी नेता अल्पेश ठाकुर दोनों ने इन आधिकारिक आंकड़ों को झूठा बताया और दावा किया कि गुजरात में करीब 50 से 60 लाख बेरोजगार लोग हैं। युवाओं की आवाज़ उठाते हैं, बेरोजगारों की आवाज़ उठाते हैं। और देश के अन्य आरक्षित वर्ग की तरह इस समाज के बच्चों का भी पढ़ाई में लगातार अच्छे प्रदर्शन के बावजूद उपयुक्त स्थान नहीं मिल रहा। समाज में रोष का मुख्य कारण है पाटीदारों में। इस कारण ही इस संघर्ष की शुरुआत हुई है जो हिंसा में बदल गई। और इस दौरान हार्दिक पटेल जैसे कई अन्य युवा नेता भी सामने आए। पाटीदार समाज की पाटीदार अनामस आंदोलन समिति ने कई छोटे बड़े शहरों में रैलियों का आयोजन किया था और जिससे गुजरात की सरकार को गिराया जा सके। और इसी आंदोलन से हार्दिक पटेल ने पूरे देश का ध्यान पाटीदार संघर्ष की तरफ खींचा था और यहीं से आप देखिए इन्हें पहचान मिली। कुछ विवाद हैं हार्दिक पटेल से जुड़े हुए, इन्हें भी देख लीजिए। हार्दिक पटेल के नज़दीकी मित्रों चिराग पटेल और केतन पटेल ने उन पर पाटीदार समाज के फंड का गलत इस्तेमाल के आरोप लगाए थे और ये भी कहा कि वो कांग्रेस प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट राहुल गांधी से सीक्रेट मीटिंग करते हैं। इन पर एक और विवाद था। नवंबर 2017 में उनके सेक्स टैप ने मीडिया उनके समर्थकों को चौंका दिया था। हालांकि पटेल ने दावा किया था कि बीजेपी का गंदा राजनीतिक खेल है, लेकिन इससे उनकी छवि काफ़ी धूमिल हो गई थी। और मुझे लगता है कि देखिए हमारे देश में पता नहीं किस तरह की राजनीति होती है। हर व्यक्ति की अपनी पर्सनल लाइफ भी होती है, हर व्यक्ति की अपनी भावनाएं भी होती हैं। और आप देखिए कि अगर कोई शादी कर लेता है, गर्लफ्रेंड रख लेता है, तो मुझे लगता है कि इसे गलत कैसे माना जा सकता है। समझ रहे हैं आप लोग? अगर आप देखते हैं कि अगर वो अपनी पत्नी के साथ भी अगर पब्लिक प्लेस में निकल जाए तो उसे बड़ा घुमा फिरा के दिखाया जाता है। 25 जुलाई 2018 को दंगे भड़काने और संपत्ति को क्षति पहुंचाने जैसे काम के लिए उन्हें उनके 2 साथियों को दोषी घोषित किया गया था और जिसमें तीनों पर 50,000 का जुर्माना और 2 वर्ष की जेल की सजा भी दी गई थी। हालांकि वो जल्द ही जेल से छूट गए थे। तो ये कहानी है गुजरात की युवा चेहरा हार्दिक पटेल की। अगर आपकी दिलचस्पी और किसी के बारे में जानने की है तो आप लोग बताइएगा, उन पर भी हम लोग बात करते रहेंगे। आप लोग देश के नेताओं के बारे में जानते रहिए, एंजॉय करते रहिए।